हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 3 सितंबर 2023। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। इस क्लास को हम शुरू करें इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि पीआईबी में संडे को ऑफ होता है, इसलिए आर्टिकल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो हम आज यहाँ पे केवल जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आए हैं जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अंतर्गत उनको हम कवर कराएंगे। एक और बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बताने की है, आप में से कई सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर क्लासेस अभी टाइम से क्यों नहीं आ रही हैं। तो देखिए, क्लासेस सारी टाइम से आपकी 7 सितंबर से आने लगेंगी। अर्थात 7 सितंबर का मतलब कि 7 तारीख को जो करंट की क्लास आएगी वो 7 को ही आएगी, ठीक है। और ये क्लासेस रात में 11 बजे आपको यूट्यूब पर पब्लिश हो जाया करेंगी। आप में से कई बच्चों के मन में होगा सर इतना लेट क्यों। तो इतना लेट इसलिए होता है क्योंकि हमारी बाकी की जो क्लासेस हैं जो कि हमारे ऐप पर आने वाली हैं, अभी कुछ दिनों में ऐप आ जाएगा और या कहें कि वेबसाइट पे तो आपको मिल ही जाएंगी, वो शुरू होने वाली हैं, ठीक है। तो हमने इसको अभी से ही 11 बजे का टाइम रख दिया है ताकि आगे चल के टाइम को ऊपर नीचे ना करना पड़े। अब यहाँ पे आपके पास ये सुविधा है कि आप या तो इन क्लासेस को सुबह देख लें या फिर आप उसी दिन रात को 11 बजे अपना वेट करके देख लें। और 11 बजे का मतलब 11 बजे आ ही जाएगी क्योंकि उस पर टाइमर फिक्स होगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, वैसे दिक्कत कोई होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो कौन सा है। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। किसको मिला किसको नहीं मिला ये नाम आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि ये नाम जो पूछे जाते हैं ये स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यूपीएससी में आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। पहला तो क्वेश्चन ये आएगा कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या है, किन किन फील्ड्स में दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी तक कितने भारतीयों को मिला। अब वहाँ नाम नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अभी तक 5 भारतीयों को मिल चुका है, पहली बार किसी भारतीय को इस टाइम पे मिला था, इन इन लोगों को मिल चुका है। तो आप बस वो नाम देख लो और उससे अपने मन में एक संख्या बना लो कि 5 भारतीय थे कि 4 भारतीय थे, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, मैं बस बता दे रहा हूँ। अभी क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि 2023 का जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है वो डॉक्टर आर रवि कन्नन को मिला है, ठीक है। ये डॉक्टर आर रवि कन्नन कौन है? ये वास्तव में जैसे कि बड़े अस्पताल जो भी इंडिया में हैं या वर्ल्ड में जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहाँ पर किसी भी इलाज के लिए जो कॉस्ट आती है मिनिमम 15 से 20 लाख के आसपास, उस कॉस्ट को बहुत ही कम प्राइस में ये डॉक्टर साहब प्रोवाइड कराते हैं। अर्थात ये उस 15 से 20 लाख के होने वाले ऑपरेशन या किसी भी खर्च की केवल 1 लाख रुपए फीस लेते हैं। अर्थात ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं, समझ गए। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ये होता है कि आप एक समाज सेवा कर रहे हो। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न आया होगा कि सर ये 1 लाख भी ना लें, तो देखो वही सीधी सी बात है ना, ये तो कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन ये जो स्टाफ रखे हैं, जो डॉक्टर्स अदर हैं, जो नर्सेज हैं, उनको तो फीस देनी पड़ेगी ना। तो एक न्यूनतम अमाउंट ये ले रहा है। जैसे श्री आईएएस एकेडमी को आप देखते हैं कि हम एक न्यूनतम अमाउंट में आपको यूपीएससी प्रीलिम फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी उसकी डिटेल जानकारी मैं यहाँ नहीं दूंगा क्योंकि एक क्लास है, कोई एडवर्टाइज का वो नहीं है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, बाकी ये वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे ये याद रखो कि ये पुरस्कार कब इस्टेब्लिश किया गया, क्यों इस्टेब्लिश किया गया। तो इस पुरस्कार को 1957 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये एशिया का सर्वोच्च सम्मान कहलाता है। कई बार इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी बोलते हैं, ठीक है। किसकी याद में और इसकी किसके नाम पे किया गया, तो ये तीसरे जो राष्ट्रपति थे फिलीपींस के। फिलीपींस कहाँ पे है, हम आपको एक बार लोकेशन दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको तुरंत याद भी रहे। ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत से ईस्ट की ओर जब हम चलेंगे तो यहाँ जब आप जूम करेंगे, ठीक, तो ये आपको साउथ चाइना सी देखने को मिलता है और ये आपका फिलीपींस मिलता है। ये इसकी राजधानी है फिलीपींस की, मनीला,
ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए लोकेशन में। अब यहीं से आप फिलीपींस को लिंक करो कि क्या ये आसियान कंट्री का मेंबर होगा, क्या ये एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का मेंबर होगा, है ना। और इन चीज़ों को यहीं पे शॉर्ट में लिख लिया करो, जो नोट्स बनाया करो कि फिलीपींस आसियान का मेंबर है या नहीं है, एपेक का है या नहीं है, ये गूगल करो। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज की कैपेबिलिटी बढ़ेगी और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कभी भी फ्यूचर में आ जाएगा ना, तो आप अपने आप से आंसर दे दोगे। मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं कि मेंबर है कि नहीं है, बट क्योंकि मैंने पढ़ाया है पहले तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, समझ गए। तो तीसरे जो राष्ट्रपति हैं गणराज्य के थे, मतलब उनकी याद में मनाया दिया जाता है अवार्ड 31 अगस्त को। क्लियर, इतनी बातें। अब बात करते हैं यहाँ पे दो फैक्ट की। पहला फैक्ट ये कि ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना एशिया के लोगों की सेवा में असाधारण भावना प्रदर्शित करते हैं। इस वर्ड को ध्यान देना, अर्थात पूरे विश्व की बात नहीं है, केवल और केवल एशिया कॉन्टिनेंट में जो लोगों की हेल्प की जाती है उनकी। अब यहाँ पे घुमा सकता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लोगों की, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही माइन्यूट लाइन है, एशिया की जगह अफ्रीका आ सकता है या विश्व को दे सकता है, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, समझ गए। क्या क्या मिलता है ये नहीं पूछेगा आपसे, वही बात है, एशिया का नोबेल प्राइज़ जाना जाता है। पहले क्या था कि इसको कुछ कैटेगरी में दिया जाता था, जैसे आप देखते हो ना नोबेल प्राइज़ कुछ कैटेगरी में मिलता है, इकोनॉमी में, साइंस में, ठीक है। तो उसी तरह से इसको भी पहले कुछ कैटेगरी में दिया जाता था, बट 2009 के बाद इनकी इस कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया, या नहीं भी समाप्त किया गया तो इन कैटेगरी के इतर भी कुछ लोगों को दे दिया जाता है, जैसे उभरता नेतृत्व है ना, इनको छोड़कर कोई निश्चित श्रेणी नहीं बनाई गई है। जैसे यहाँ पे है ना कि सरकारी सेवा वालों को, सार्वजनिक सेवा वालों को, रचनात्मक संचार कला को, पत्रकारिता को, सामुदायिक नेतृत्व को, शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय समझ व उभरता नेतृत्व, यानी कि इमरजेंट लीडरशिप के इस कैटेगरी को अगर हम छोड़ दें तो बाकी इनमें कोई निश्चित नहीं कि किस कैटेगरी में दे दिया जाएगा, ठीक। क्या भारत में किसी को मिला है? तो जी हाँ, काफ़ी सारे लोगों को मिल चुका था। अरविंद केजरीवाल जी को, अरुणा राय को, संजीव चतुर्वेदी को, भरत वटवानी को और सोनम वांगचू को। चर्चा में भारत में कब आया था? 2019 के दौर में, जब भारत के पत्रकार रवीश कुमार को भी ये प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि इतने लोगों को, छः जो भारतीय हैं इनको मिल चुका है, और साथ में ये हमारे हो ही गए, ठीक। तो ये बस बातें यहाँ पे आपको याद रखनी थी। अगला आर्टिकल है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। इसको हम कहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल या मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी, वेरी मोस्ट भी आप यूज कर सकते हो। इस पे बहुत प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, ये रिपोर्ट कौन कौन सी पब्लिश करती है। दूसरा क्वेश्चन, ये संगठन यूएन का है या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है। चौथा क्वेश्चन, इसमें प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियाँ या कहीं इनके जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है वो वास्तव में फ्लैगशिप कार्यक्रम ही रिपोर्ट हैं, ठीक है। तो जितनी रिपोर्ट FAO के द्वारा जारी की जाती हैं वो हम आपको यहाँ पे सारी पढ़ा देंगे, लेकिन दो बातें ध्यान रखना, ये दिमाग में अपने बैठा लो। वो दो बातें क्या हैं कि जब भी आप कभी भी पूरे जीवन में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो जो रिपोर्ट्स होंगी, जो इंडेक्स होंगे, ठीक है, उनको आप इंग्लिश में ही याद करेंगे, हिंदी में नहीं याद करेंगे। आपके मन में आया होगा, सर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है, भारत सरकार इंडिया से नाम भारत बदलने वाली है और आप हो कि अंग्रेजी की औपनिवेशिक मानसिकता का शिकार हो चुके हो। तो नहीं साहब, हम औपनिवेशिक मानसिकता के शिकार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाए ना वो गलत ना हो। और आज की इस क्लास में आप जान जाओगे कि इंग्लिश में समझ क्यों ज़रूरी होती है और हिंदी में क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश की भाषा ही है जो UPSC के बच्चे को फेल कराती है। नॉलेज के लेवल पे दोनों बराबर हैं, दोनों को एक ही खून है, एक ही सब कुछ है, बस ये भाषा का खेल है जिस कारण हिंदी मीडियम का बच्चा उन शब्दों से वाकिफ़ नहीं हो पाता, ठीक है। तो इन शब्दों को आपको याद रखना है इंग्लिश में, हिंदी में मैंने दे दिया बट आपको इंग्लिश में ही याद करना है, ठीक। और इसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बना लिया करो। शॉर्ट का मतलब
किसी पेज में लिख लिया करो रिपोर्ट्स अलग सारी, और उनको रोज़ रिकॉल किया करो या अपने सामने दीवार में चिपका लो, ठीक है, ताकि आप भूलें ना। ये फैक्ट वाली चीज़ें होती हैं, रोज़ देखना पड़ता है तब याद होती हैं। क्लियर। तो FAO क्या है? पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, अर्थात ये UN की एक बॉडी है जो जो पूरे विश्व की खाद्य और कृषि व्यवस्था को ध्यान में रखती है, देखती है कहाँ पर कौन सी स्थितियाँ अच्छी हैं, कौन सी बेकार हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग रिपोर्ट जारी करती है। अभी क्यों चर्चा में रही? अभी इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम था सोफी 2023, या कहें विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति। अभी इनके सारे नाम बताऊंगा कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सारे नाम बताऊंगा, ठीक है। अभी बस देख लो, समझ गए। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आप पढ़ लीजिए। अब इम्पॉर्टेंट है ये संगठन, इसको 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे पहली लाइन पे क्वेश्चन घुमाएगा कि इसको 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था या 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था, तो गलत हो जाएगा। दूसरा, 16 अक्टूबर को इसे विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि FAO की स्थापना की वर्षगांठ की याद में। कहने का मतलब है कि FAO का जब गठन किया गया था तो वो डेट थी 16 अक्टूबर 1945, और इसको हमने विश्व खाद्य दिवस के रूप में भी नॉमिनेट कर दिया है, ठीक। हमने नहीं, विश्व ने। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? रोम, इटली में। इटली की एक बार लोकेशन दिखा दूँ, बाकी डिटेल में कुछ नहीं बताऊँगा। ये प्यारे भारत से आप ऊपर की ओर जाओगे, यानी कि वेस्ट में, वेस्ट का मतलब नॉर्थ वेस्ट में, ठीक। ये आपको मेडिटेरियन सी मिलेगा और यहाँ पे प्यारा सा इटली मिलेगा, ठीक है। अब इस इटली में इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो मेडिटेरियन सी से इसकी बॉडी टच होती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये जो दो छोटे छोटे सी हैं, ठीक। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एड्रियाटिक सी, ठीक है। तो आपसे ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि एड्रियाटिक सी कहाँ पे, तो आप बता सकते हो कि सर इटली के पास में। ये वाला याद नहीं रखना है कि ट्रीमेनिया सी क्या है, ये नहीं पूछेगा, ठीक। एड्रियाटिक सी है आपको याद रखना, मेडिटेरियन सी याद रखना है, समझ गए। अब बात आती है कि इसके अलावा विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष भी इसमें शामिल है। कहने का मतलब ये है कि ये केवल अकेली बॉडी नहीं है, इसके अंतर्गत कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो खाद्य कार्यक्रम को प्रमोट करते हैं, जिसमें IFAD यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। बस ऐसे आप याद रख लो, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं, सॉरी, डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि विकास है ना, तो डेवलपमेंट, समझ गए। अब बात आती इसकी पहले कौन कौन सी हैं, यानी कि इसने कौन कौन से इनिशिएटिव चला रखे हैं। तो इसने एक गियास नाम का इनिशिएटिव चला रखा है, GIAHS, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UPSC ने इस पे आपसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है। मैं अभी आपको इसको दिखा देता हूँ कि UPSC ने इस पे कब क्वेश्चन पूछा था। विश्व में मरुस्थलीय टिड्डी की स्थिति पर नज़र रखना, ये नहीं पूछेगा। कोडेक्स एलिमेंट्रिक्स आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2010 में इस पे UPSC ने एज इट इज क्वेश्चन पूछा था कि WTO ने किस प्रकार के संगठन के साथ समझौता किया हुआ है जो खाद्य चीज़ों को ध्यान में रखता है, तो वो यही था, कोडेक्स एलिमेंट्रिक्स आयोग। इसको कौन सी बॉडी गवर्न करती हैं? FAO और WHO मिलकर, ठीक है। WTO अलग है, यहाँ पे WHO है, ठीक है। तो WTO ने अपने यहाँ के जो खाद्य मानक हैं उनको निर्धारित करने के लिए इस आयोग के रिकमेंड किया था, ठीक। लेकिन गठन किन दोनों ने किया? FAO और WHO ने मिलकर, समझ गए। फिर बात आती है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, ये नहीं पूछेगा। तो बस यहाँ पे दो क्वेश्चन याद रखना है, कोडेक्स एलिमेंट्रिक्स आयोग, इसको आप एक तरीके से कह सकते हो ये खाद्य मानक है। जैसे इंडिया में आप पढ़ते हो ना FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बस वही चीज़ है ये वर्ल्ड लेवल पे, कि हमारे यहाँ से अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट की जाती है, मान लो चावल एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उस पर इसकी मोहर होनी ज़रूरी है, समझ गए। अब बात करते हैं कौन कौन से फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं। तो पहला है सोफिया। इस नाम को सुनते ही सोफिया को दो तीन बातें याद आनी चाहिए, सोफिया देवी नहीं, सोफिया, दो नाम और इम्पॉर्टेंट हैं। सोफिया नाम की एक ऑब्जर्वेटरी भी है, यानी कि एक चलता फिरता वायुयान है
ठीक है, जो आसमान में उड़ता है ऑब्जर्वेटरी के रूप में, दूरबीन के रूप में आप कह सकते हो, ठीक है, वो क्या करता है, वो आसमान के ग्रह पिंडों को तराशता है या कहें तलाश करता है, देखता है। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप होती है, वो तो स्पेस स्किप पर है, बट ये हमारे आसमान में जैसे नॉर्मल हमारे जो प्लेन हैं उड़ते हैं वैसे काम करता है। ठीक है, तो सोफिया का मतलब समझ गए। कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, नासा और जर्मन एरोस्पेस कंपनी, एक तो ये सोफिया। दूसरी जो सोफिया है वो कौन है, वो है एआई रोबोट है, बहुत चर्चा में रहती है। आप गूगल पे सर्च करोगे सोफिया एआई रिपोर्ट, आपको सॉरी एआई रोबोट रिपोर्ट कह रहा हूँ, ठीक है, तो वो आपको दिख जाएगी। क्लियर, लेकिन हमें इन दोनों से भी मतलब नहीं, हमें ये रिपोर्ट्स देखनी है। यहाँ पर सोफिया का क्या मतलब है, वैश्विक मत्स्य पालन और एक्वा कल्चर की स्थिति, अर्थात द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वा कल्चर। ठीक है, द स्टेट, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, देखो ये जितनी भी है ना, मैं इन सारी रिपोर्ट को एक काम कर रहा हूँ आपको बोर्ड पे ही समझा देता हूँ, ठीक है, लिख के, ताकि आप भी लिख लें या स्क्रीनशॉट वो कर लें। जैसे मैंने बताया सोफिया, ठीक है, तो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वा कल्चर, ठीक है। दूसरी रिपोर्ट कौन सी थी, सोफो, SOFO, ठीक है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, ठीक है। तीसरी रिपोर्ट कौन सी थी, सोफी, SOFI, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड है, यहाँ पे शायद लोगों की वजह से आपको ना दिख रहा हो, ये वर्ल्ड, ठीक है, अब दिख गया। फिर यहाँ पे आता है, ये हो गया, 3 हमने कर दी। फिर यहाँ पे आएगी आपकी सोफा, ठीक है, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगी सोको, द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी, MM है, ठीक है, मार्केट्स। क्लियर। फिर यहाँ पे एक आएगी आपकी रिपोर्ट, अब ये अलग से हैं, इनको अलग से नोट कर लेना, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, ये भी FAO के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। एक रिपोर्ट और जारी की गई है हाल के समय में, ठीक है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उस रिपोर्ट का क्या नाम है इनका, काफ़ी अच्छा नाम था, देखो मैं ध्यान आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं आपको एक और नाम बता दूं, GIAHS, जो मैंने बताया, जिसका मैं बैक ईयर क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। इसका पूरा नाम है ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज, ठीक है, सिस्टम। समझ गए, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। जो एक रिपोर्ट है FAO की, ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ड्राइवर्स एंड ट्रिगर्स। ये नई नई रिपोर्टें हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। वैसे तो हम एक क्लास कोई ऐसी लिया करेंगे जहाँ पे रिपोर्ट वगैरह सारी कंपाइल कर देंगे, बट फिर भी आप ध्यान रखना, ठीक है, ड्राइवर्स एंड ट्रिगर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नाम है लास्ट में, ठीक। अब यहीं पे कंफ्यूज करने के लिए आपको 2 रिपोर्ट और दे देगा, कौन कौन सी, एक तो देगा आपको वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जिसको बोलते हैं ग्लोबल, है ना, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ये कौन जारी करता है, और यहीं पे आपको दे देगा कि FAO करता है, नहीं, गलत हो जाएगा, इसको जारी करता है द इकोनॉमिस्ट नाम की पत्रिका, ठीक है, तो द इकोनॉमिस्ट पत्रिका के द्वारा जारी किया जाता है, समझ गए। फिर एक आपको और आर्टिकल मिलेगा
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। MPI मल्टीपल पावर्टी इंडेक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला तो क्वेश्चन ये पूछेगा कौन जारी करता है, तो इसको UNDP प्लस OPHI के द्वारा जारी किया जाता है। OPHI UNDP का क्या मतलब होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। साथ ही OPHI का मतलब होता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। मेरी राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मुझे बोलना भी होता है और लिखना भी होता है और जल्दबाजी में करना होता है ना। बाकी तो आप समझ जाओगे, छोटे बच्चे तो वो नहीं कि साफ साफ सर लिखो हम लिख लें, है ना। आपके पास तो वॉइस भी जा रही है, तो ये क्लियर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो होते हैं इसके इंडेक्स, क्योंकि EPFO के एग्ज़ाम में, जहाँ तक मुझे याद है 2020 के EPFO के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था इंडेक्स को लेकर। तो आपको इंडेक्स बताऊँ, मोटे तौर पर इसमें 3 इंडेक्स हैं। एक है हेल्थ, एक है एजुकेशन, ठीक है, और एक है लिविंग स्टैंडर्ड्स। और इसी तीसरे वाले पे ही क्वेश्चन आया था, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक। अब इन 3 के टोटल 10 इंडेक्स हैं, ठीक है, सब इंडेक्स इनको बोलते हैं। 2 हेल्थ में है, 2 एजुकेशन में है और आपके 6 किस में हैं, इसमें लिविंग स्टैंडर्ड में। अभी 6 के 6 मैं बताऊंगा। पहले हेल्थ के आप लिख लेना, ठीक है, न्यूट्रिशन, इंग्लिश में याद करना, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे मैंने जो इनकी 6 की बात की, तो ये 4, 3, 3, 6। अब इन 6 में कौन कौन से, एक तो है कुकिंग फ्यूल, ठीक, एक ये याद रखना, दूसरा सैनिटेशन, तीसरा ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, चौथा इलेक्ट्रिसिटी, यही आया था इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, ठीक है, पांचवा यहाँ पे क्या है, हाउसिंग, और छठा यहाँ पे आता है एसेट्स, मतलब संपत्तियाँ, ठीक। तो ये पूरे 10 आपको ये याद होने चाहिए, लिख लेना इनको कहीं पे, क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी, तो आपका ये सारा आर्टिकल कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको हम इसका ये बैक ईयर दिखा देते हैं GIAHS का, ताकि आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए क्या पूछा गया था। ये देखिए, ये आया था 2016 में, UPSC ने क्वेश्चन पूछा था। हालांकि उस समय टफ था, कहीं पे भी किसी ने नहीं पढ़ा था और ना किसी करंट अफेयर्स में था, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन, FAO पारंपरिक कृषि प्रणालियों को सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम की हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है, मतलब संपूर्ण लक्ष्य जब भी शब्द आता है ना, तो मोटा मोटा उसका कोर क्या है वो आपको बताना है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि जब नहीं आया था तो मैं इसको तुक्के के हिसाब से लगाता। तुक्का का मतलब क्या, कि इसको ट्रिक्स और टैक्टिक्स की तरह से यूज करते थे पहले, अब तो नहीं यूज हो सकता है। कि जब भी आपको बैक ईयर के किसी प्रश्न में वित्त की बात आ जाए, कि पैसा देने की बात हो रही है ना, पारंपरिक पद्धतियों की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम उसको एलिमिनेट कर सकते थे। तो हम इसको ऑटोमेटिक तुक्का मार के एलिमिनेट करते पहले, और यहाँ से हमारा 1 का और D का कट हो जाता, ठीक है। फिर बचता हमारा 2 और 3। हमें ये पता है कि 2, 3 में ये 2 तो कॉमन है, तो 2 को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं 3 की। 3 में कह रहा है कि GIS के सभी भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों को भौगोलिक सूचकांक देना है। तो यहाँ पे देखो, ये क्यों भौगोलिक सूचकांक देगा, सूचकांक देगा किसी को, ऑलरेडी हर देश में उनके अपने अपने GI टैग होते हैं। उन GI टैग की सुरक्षा करने के लिए हमने बहुत सारे समझौते, जिनको ट्रिप्स समझौते के रूप में जानते हैं, जो WTO के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उनको पढ़ते हैं, पेटेंट वगैरह पढ़ते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं। GIS का काम नहीं, क्योंकि हेरिटेज प्रोवाइड करता है, ठीक। तो हम इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे और हमारा आंसर B आ जाएगा। ना समझ में आया हो स्किप कर दो, क्योंकि ये 2016 का क्वेश्चन है, उस समय न्यूज़ में रहा होगा, ठीक। तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। मेरा बस उद्देश्य ये था कि आगे
ऐसी किसी भी बॉडी पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे। बाकी बैक ईयर की हमारी क्लासेस आएंगी, वहाँ पे हम और अच्छे से सिखाएंगे कि किसी भी क्वेश्चन को जब नॉलेज ना हो तब कैसे करें, और वो भी किस नए जो यूपीएससी का पैटर्न है उस पर आधारित होकर। ठीक है, अगला है चावल के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि न्यूनतम निर्यात मूल्य क्या किया गया क्या नहीं, आपसे बस 2-3 बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, वो भी कॉन्सेप्चुअल, कि न्यूनतम निर्यात मूल्य कर देने से क्या निहितार्थ हैं, है ना। कॉन्सेप्चुअल बनेगा, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना इकोनॉमी की क्लास में कि बैंक रेट को बढ़ा देने से या अपरिवर्तित कर देने से क्या प्रभाव पड़ता है ना, या सीआरआर को बढ़ा देने से बैंक रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, या व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन यूपीएससी बना सकती है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में चावल का उत्पादन विगत कई वर्षों में क्रमबद्ध रूप से बढ़ा है या क्रमबद्ध रूप से घटा है या तीव्र वृद्धि हुई है, ऐसी लाइन पे क्वेश्चन बना देगा। तो जब आप इनको पढ़ेंगे तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर पढ़िएगा, बाकी प्रश्न नहीं आने वाला। लास्ट वही क्वेश्चन बनेगा कि खरीफ की फसल है कि रबी की फसल है, कहाँ कहाँ पे होती है, किन किन स्टेट में होती है, कौन से स्टेट उत्पादक हैं, कौन से स्टेट नहीं है, बस ये चीज़ें। ठीक है, तो हम उन्हीं के हिसाब से इन चीज़ों को देखेंगे। हुआ क्या कि हाल के दिनों में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने चावल पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, कि भारत से जो चावल हैं वो एक्सपोर्ट ना किए जाएं, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने उस प्रतिबंध में कुछ सुधार किया। सुधार क्या किया कि जो निर्यात किया जाएगा उसको कुछ कह सकते हो कि आप टर्म्स एंड कंडीशन के अंतर्गत किया जा सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब कि हम प्राइस उसके जो बढ़ाएंगे, प्राइस इतना कर देंगे कि इतने प्राइस पर अगर आपको बेचना हो तो बेच दो। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होगा और लोग उससे उस पर बेचने को ज़्यादा प्रमोट नहीं होंगे। ठीक, एक तरीके से आप कह सकते हो कि सरकार दोनों तरफ से देखती है कि एक तो हमारे जो आम नागरिक हैं, हमारे जो देशवासी हैं, जो भारतवासी हैं, उनको खाद्य की कमी ना हो, दूसरी विश्व स्तर की जो सप्लाई चेन है वहाँ पर भी कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन इस बार क्या हुआ कि सरकार ने विश्व को ध्यान में ना रख के भारत को ध्यान में रख कर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, ये आपसे स्टोरी नहीं पूछेगा और ना ही आपसे पूछेगा कि 1200 अमेरिकी डॉलर प्रति टन था या नहीं था, ये कुछ नहीं पूछेगा, आपको बस पता होना चाहिए। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या उत्पादन हुआ, ठीक, बढ़ा कि कम हुआ। तो यहाँ से आप पढ़ लोगे, पता चल जाएगा कि हाँ सर पहले 124.37 मिलियन टन होता था। मिलियन टन यहाँ पे नहीं, यहाँ मीट्रिक टन होना चाहिए वैसे। ठीक है, खैर चलो मिलियन टन ही हम मान लेते हैं, हो सकता है मिलियन टन ही हो, वैसे मीट्रिक टन भी होता है। ठीक, 129.47 MT हो गया, यानी कि मिलियन टन हो गया। मिलियन टन ही होगा, मीट्रिक टन नहीं होगा। ठीक है, तो इतने मिलियन टन हो गया। क्लियर। अब आपके दिमाग में 2-3 प्रश्न आए होंगे कुछ बच्चों के मन में कि सर टन क्या होता है। तो देखो बेसिक ये मापक हैं। 1 किलोग्राम बराबर हम लोग पढ़ते हैं 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1 टन बराबर हम पढ़ते हैं 1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये ग्राम है, ये 1000 किलोग्राम है। क्लियर। जैसे हम पढ़ते हैं ना 1 कुंतल बराबर 100 kg, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, 100 kg हमेशा नहीं होता है। कई जगह पे आपको ये 104 kg भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि 104 क्यों लिखा है। 1 मन बराबर 40 किलो होता है। ठीक है, kg, और 1 मीट्रिक टन, ठीक है, 1 मीट्रिक टन बराबर भी 1000 kg होता है। अब आप में से कई बच्चों के मन में आया होगा कि सर 1 मीट्रिक टन बराबर भी 1000 kg होता है, 1 टन बराबर भी 1000 kg होता है, ऐसे कैसे। तो देखो वास्तव में तो 907.18 kg ही होता है 1 टन के बराबर। इसीलिए कई बार बड़े लेवल पे 1 टन का यूज नहीं किया जाता है, वहाँ पे मीट्रिक टन का यूज किया जाता है, ताकि मानक बिल्कुल फिक्स रहे, 1000 kg रहे। क्लियर। हम लोग तो 1 टन में 1000 ही बोलते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड 907 ही है 1 टन में। ठीक है, मीट्रिक टन में 1000 होता है। बस इतनी बातें मुझे समझानी थी यहाँ पे। अब यहाँ पे आप इन चीज़ों को देख लेना। गेहूं का उत्पादन क्या हुआ था, पहले गिरा फिर बढ़ गया। ठीक, ये चीज़ें बस देख लेना। यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे कि निर्यात प्रतिबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कि निर्यात प्रतिबंध को कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, अर्थात निर्यात क्यों रोका जा रहा है। क्लियर।
रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद खुदरा मुद्रास्फीति तथा खुले बाजार की कीमतें बढ़ी हैं। मतलब खाद्य मुद्रास्फीति मतलब जो खाने पीने का आइटम है उनमें महंगाई बढ़ी है, साथ ही कीमतें भी बढ़ी हैं। खुदरा चावल तो फुटकर बाजार में, और गेहूं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे सरकार को घरेलू कीमतों को स्थिर करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। अब सोचो, अगर हम इसको निर्यात कर देते तो हमारे यहाँ कमी हो जाती, तो अभी जो कीमतें हैं ना ये और भी ज़्यादा उछाल मार जाती, इसलिए हमने प्रतिबंध लगा दिया था सरकार ने। ठीक, और ये क्वेश्चन जानते हो कहाँ पे आता है, जब आप पढ़ते हो मुद्रास्फीति का प्रभाव। ठीक है, तो वहाँ पे जब पढ़ते हो तो मैंने वहाँ पे लाइन पढ़ाई है वैसे इकोनॉमी में, कि जब हम किसी भी चीज़ का आयात कर लेते हैं तो भी महंगाई बढ़ जाती है, और जब निर्यात कर देते हैं तो भी महंगाई बढ़ जाती है। ये क्यों आयात निर्यात से बढ़ती है इकोनॉमी में समझाऊंगा, वरना यहाँ दिक्कत हो जाएगी। ठीक, सरकार के उपायों का उद्देश्य घरेलू अनाज की उपलब्धता बढ़ाने और बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने के लिए निर्यात को कम करना अथवा रोकना है। अब वही है कि बढ़ती मांग थाईलैंड वगैरह। अब यहाँ पे देखो एल नीनो आ गया, लिंक कर लो। एल नीनो का मतलब क्या, भारत में सूखा। ला नीनो का मतलब क्या, भारत में बारिश। पढ़ाया था ना, तो वहीं से चीज़ों को लिंक कर सकते हो। निर्यात नियंत्रण की चुनौतियां, प्रभाव क्या हैं, आप इसको देख सकते हो। सुव्यवस्थित करने हेतु क्या कदम उठाने चाहिए, बस पढ़ सकते हो, क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। ठीक है, चावल क्या है इसको आप पढ़ लेना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। खरीफ की फसल है, सिंचाई की सहायता से भी उगाया जा सकता है, 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। और ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, ओस, अमन और बोरो क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ओस, अमन और बोरो क्या है, ये बावड़ियाँ हैं। ये भारत में गेहूं की 3 प्रजातियां हैं, ये सरसों की प्रजातियां हैं, ये चावल की प्रजातियां हैं, तो समझ जाना चावल की प्रजातियां। कौन कौन से अग्रणी उत्पादक राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ठीक है, ये पढ़ लो, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मुझे बताना पड़े, समझ गए। फिर बात आती है गेहूं की, इसी तरह कि दूसरी सबसे प्रमुख अनाज की फसल है, रबी की फसल है, उत्तरी पश्चिमी भारत की मुख्य फसल है। ठीक है, हरित क्रांति की सफलता में इसका योगदान रहा है। बाकी आप यहाँ पे ये देख लो कि कौन सी मिट्टी है, कौन कौन से उत्पादक राज्य हैं, इसको मैं आपको ज्योग्राफी की क्लास में डिटेल में सारी फसलों को कवर कराऊंगा। ठीक है, अभी बस यहाँ पे देख लो। अगला आर्टिकल है पैतृक संपत्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। ये आर्टिकल केवल और केवल आप जैसे बच्चों के लिए सूचना के तौर पर है। इस आर्टिकल को आप लोग पढ़ लेना, जो शब्दावलियाँ हैं वो मैं अभी क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, लेकिन इस आर्टिकल को सिर्फ मैंने इसलिए दिया है ताकि जब भी आप लोग अपने भाइयों से, बहनों से लड़ाई करें, ठीक है, या आपके भाई आपसे लड़ाई करें और आपको संपत्ति में हिस्सा ना दें, तो बेसिक कुछ जानकारी आपको पता रहे। या आपके पिताजी के साथ आपके भाई, उनके भाई, आपके चाचा वगैरह लोग गलत करें, तो उस चीज़ के लिए है ना। मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं कि आपका परिवार टूटे, लड़ाई हो, ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन एक सामान्य जानकारी के लिए कानूनी सलाह के तौर पर ये आर्टिकल आप पढ़ लेना। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम यहाँ पे बस एक एक शब्दों को क्लियर करा रहे हैं। क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शून्य अथवा अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे मिताक्षरा कानून के तहत संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में अपने माता पिता का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन घुमा देगा कि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में शून्य या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को संपत्ति में अधिकार नहीं है। तो समझ गए, है अधिकार। अब मन में क्वेश्चन आएगा सर शून्य विवाह क्या होता है या अमान्य। अमान्य का तो मतलब नाम से ही समझ जाते होंगे कि जिसकी कानून में कोई वैलिडेशन ना हो, या कहें कानूनी रूप से कोई मान्यता ना हो। कई बार होते हैं ना, लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या ऐसे ही दोस्त बन के रहते हैं, फेरे नहीं लेते हैं, कहीं रजिस्टर्ड नहीं करते अपने आप को, लेकिन जीवन गुजारते हैं जैसे उनका विवाह है, लेकिन वो अमान्य ही है। ठीक है, अब यहाँ पे उसको मत लिंक कर देना कि लिव इन रिलेशनशिप तो सर मान्य है, वो अलग चीज़ मैं कह रहा हूँ। ठीक है, सामान्य तौर पर जैसे है ना कि एक लड़का और एक लड़की सोचो 10 साल तक साथ में रह रहे, उसको हम लिव इन रिलेशनशिप तो बोल देते हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे इस शब्द का जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन उनके मन में धारणा चले कि वो अब साथ में रह रहे हैं तो उनका विवाह है। वो किसी अदालत में भी नहीं गए, किसी मंदिर में भी नहीं गए, बस घर में ही एक दूसरे को माला डाल ली और सिंदूर लगा लिया, तो वो अमान्य है। ठीक है, शून्य विवाह ऐसा विवाह जो शुरू में वैध होता है, लेकिन यदि कोई पक्ष इसे रद्द करना चाहे, मतलब शुरू में उन्होंने शादी कर ली, उसके कुछ महीनों बाद, कुछ वर्ष बाद
तलाक दे दिया या उसको रद्द कर दिया कि ये विवाह धोखे से किया गया, धर्म परिवर्तन करा किया गया, दुनिया भर के जो ढोंग होते हैं, है ना। तो बस वही चीज़ें कुछ बच्चों को तो याद आ रही होगी। आजकल का जो चल रहा है ना, हैदर सीमा हैदर विवाद, कहीं बांग्लादेश का विवाद, कहीं श्रीलंका का विवाद, इन चक्करों में आप लोग मत पड़ना, आपके लिए सारी चीज़ें बेकार है, वो मीडिया का काम है, ठीक। अब ये केस आप पढ़ लेना, ठीक है, ये केस पढ़ लेना, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला केस, क्लियर, क्योंकि ये आप यूपीएससी नहीं पूछेगी, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, हिंदू विवाद नियम क्या है, और जब कहीं आपको लगे तो आप हमें कमेंट कर देना, फिर मैं चीज़ें समझाऊंगा। वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा इनसे, बस मैं बता रहा हूँ कि आप इसको पढ़ लो, आपके काम आएगा। ये मिताक्षरा क्या है, दाय भाग क्या है, ये चीज़ें अभी मैं बताऊँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक। अब यहाँ पे जो मेन मुझे बताना था वो था मिताक्षरा कानून। यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है 2021 में। ये बात अलग है कि जो क्वेश्चन पूछा था वो काफ़ी डेप्थ कॉन्सेप्ट का पूछा था। वैसे तो मैं देखो अपनी मॉडर्न इंडिया की क्लास में 2021 के समय पे मैंने पढ़ाया था कि मिताक्षरा क्या है, दाय भाग क्या है, लेकिन उतना डेप्थ में मैंने नहीं पढ़ाया था। तो वही है ना, ईमानदारी से बोल दो, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब तो हर जगह मिल जाएगा आपको पूरा डिटेल में। तो ये क्या है मिताक्षरा कानून? एक कानूनी और पारंपरिक हिंदू कानून प्रणाली है, अर्थात भारत में जब तक लॉर्ड मैकाले ने कानूनों का संहिताबद्ध नहीं किया था, 1859 और 60 के दौर में, जब तक आईपीसी सीआरपीसी वगैरह नहीं आई थी, ठीक है, तब तक इन नियमों का पालन होता था, ठीक है, कि संपत्ति के अंतर्गत किस तरीके के कानूनों को देखा जाए, ठीक। लेकिन जब ये कानून धीरे धीरे सारे अपडेट होने लगे, तब भी इन कानूनों को प्रायोरिटी दी जाने लगी, और आज भी, ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत इन कानूनों को मान्यता प्राप्त है। समझ गए? ये पश्चिम बंगाल, असम और भारत के अधिकांश राज्यों में होते हैं। ये बस डिपेंड करता है कि कहाँ पे मिताक्षरा लागू होगी और कहाँ पर दाय भाग। समझ गए? तो ये हिंदू कानून के दो स्कूल हैं, एक दाय भाग और एक मिताक्षरा, जो ये परिभाषित करते हैं कि किसको कब संपत्ति मिलेगी और कब नहीं मिलेगी। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ शब्द देखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना। हिंदू अविभाजित, अविभाजित का मतलब होता है संयुक्त, ठीक है। तो ये वर्ड जानबूझ के गलत यूज किया गया है। आप यहाँ यूज कर सकते हो कि हिंदू संयुक्त परिवार, ठीक है, हिंदू यूनाइटेड फैमिली, ऐसे आप यूज कर सकते हो, ठीक। उत्तराधिकार का मिताक्षरा कानून पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर पूरे देश में लागू है। यानी कि मिताक्षरा कहाँ नहीं लागू है, ना तो पश्चिम बंगाल में ना असम में। तो असम और पश्चिम बंगाल में कौन सा लागू होगा? दाय भाग, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब है। अब यहाँ पे दोनों का अंतर देख लो और इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्या है? मिताक्षरा कानून क्या कहता है कि मिताक्षरा शब्द याज्ञवल्क स्मृति पर विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई टिप्पणी के नाम से लिया गया। विज्ञानेश्वर ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था याज्ञवल्क, और उसी में इस मिताक्षरा शब्द को लिया गया टिप्पणी के रूप में, ठीक है। तो ये समझ गए। दाय भाग क्या है? एक पत्नी बंटवारे की मांग नहीं कर सकती, लेकिन उसे अपने पति और बेटों के बीच किसी भी बंटवारे में हिस्सेदारी का अधिकार है। इसका सामान्य सा मतलब ये है कि अगर पति और पत्नी दो रहते हैं, ठीक है, पति और पत्नी दो लोग हैं, ठीक। अब पति का एक कोई भाई था, चाचा मतलब, ठीक है, अब इनका देवर लगे या जो भी लगे, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। पति की आकस्मिक मौत हो जाती है तो पत्नी संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती है दाय भाग के अंतर्गत, ठीक। लेकिन अगर पत्नी के कोई पुत्र या पुत्री है तो वो मांग सकती है। क्लियर हुआ सब? ना क्लियर हो वीडियो को पीछे करो, फिर से देखो, ठीक। इसका अनुसरण मतलब मिताक्षरा का अनुसरण भारत के सभी भागों में किया जाता है, बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र और द्रविड़। इसका अनुसरण केवल बंगाल और असम में, पश्चिम बंगाल और असम में किया जाता है दाय भाग का, ठीक। ये सहदायिक का हिस्सा परिभाषित नहीं है, इसमें एक सहदायिक का हिस्सा परिभाषित नहीं है और इसका निपटान नहीं किया जा सकता है। ये शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट है, सहदायिक। आप में से जब भी आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन कर देंगे सीसैट में, तो वहाँ एक शब्द और आपको मिलता है, सहोदर। सहोदर को इंग्लिश में तो बोलते हैं सिबलिंग, तो नाम से समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी में सहोदर का मतलब होता है एक ही गर्भ से उत्पन्न संतान। अर्थात एक अगर भाई है तो उसका सहोदर जो भाई हुआ तो उसका भाई ही है, ठीक है। मतलब एक ही गर्भ से जब उत्पन्न हो रहे तो एक ही माँ की संतान हो, एक ही पिता की संतान हो। तो इस वर्ड को जब मैं रीजनिंग में आपको ब्लड एंड रिलेशन पढ़ाऊँगा
वहाँ पर भी क्वेश्चन दिखाऊंगा और आपको कंफर्म करके बताऊंगा कि देखो ऐसे प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वही चीज़ें कि सामुदायिक का हिस्सा परिभाषित नहीं। सामुदायिक का मतलब होता है एक हिंदू परिवार के उन पुरुष सदस्य जिनका जन्म से पैतृक संपत्ति पर अविभाजित हित या कहें अविभाजित हिस्सा होता है। वे परिवार के मुखिया भी हो सकते हैं या जो कर्ता हैं वो हो सकते हैं, और उन कर्ता के बाद की जो 3 पीढ़ियां हैं, कहने का मतलब बेटा, ठीक है ना, दादा का मतलब जो होगा वो बेटा, बेटे का बेटा मतलब पोता, और पोते का बेटा, ठीक है, परपोता एक तरीके का। इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो, 3 पीढ़ियों के लोगों को सामुदायिक का मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या है, मिताक्षरा क्या कहती है, सामुदायिक का हिस्सा इसमें परिभाषित नहीं कि इन तीनों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक। एक पुत्र के पास जन्म से स्वतः स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन वह उसे अपने पिता की मृत्यु पर प्राप्त करता है, ठीक। कि जन्म में जैसे अगर उसका जन्म हो गया तो वो मालिक नहीं है, लेकिन अगर पिता की मौत हो जाती है तो फिर वो मालिक ऑटोमेटिक बन जाता है। सभी सदस्य पिता के जीवन काल के दौरान सामुदायिक अधिकार प्राप्त करते हैं। इसमें जितने भी सदस्य हैं पिता के जीवन काल के दौरान अधिकार प्राप्त करते हैं। पिता के जीवित रहने पर पुत्रों को सामुदायिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। यही चीज़ें बस पढ़ लेना, इनको ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देख लो बस कैसा आया था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा फैक्चुअल था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो आप इसको सॉल्व कर लेते, ठीक। देखो ये है कानून को लेकर, यहाँ पर बस इसने 2 खेल खेले। एक तो जाति को बेस बना दिया, ठीक है, और केवल महिला पुरुष कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि मिताक्षरा और चाहे दायभाग ये दोनों के दोनों की बातें करते हैं, पुरुष की भी और महिला की भी। तो ये भी गलत हो जाता है और ये भी गलत हो जाता है, जाति की यहाँ पे कोई बात नहीं आती, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर केवल सही था, बाकी आप यहाँ पे सारे आंसर एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। आपका यहाँ पे बी आंसर आ जाता। क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला आर्टिकल हमारा कौन सा है। अगला है हुलंगो पार गिब्बन अभ्यारण्य। बस इतना पता हो कहाँ पे, असम में, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इस पर कुछ नहीं याद रखना, बस ये याद रखना कि हाँ यहाँ पे पश्चिमी हुलोक गिब्बन पाए जाते हैं, ठीक। प्राइमेटोलॉजिस्ट एक हैं, उन्होंने यहाँ पे सुझाव दिया था कि रेलवे ट्रैक को बदल दिया जाए। प्राइमेटोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, वो पर्सन जो न केवल वानरों पे, ठीक है, न केवल बंदरों पे, न केवल मानवों पे, बल्कि स्तनधारी जैसे सभी प्राणियों का अध्ययन करता हो, उसको बोलते हैं प्राइमेटोलॉजिस्ट। अब यहाँ से बुद्धि लगा लेना कि प्राइमेट के अंतर्गत ये चारों आते हैं, स्तनधारी, मानव, बंदर और वानर, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो अभ्यारण्य है पहले से गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। असम के जोरहाट जिले में समृद्ध जैव विविधता है। एकमात्र गिब्बन पश्चिमी हुलाक और बंगाल स्लो धीमा लोरिस पूर्वोत्तर भारत में रात्रिचर प्राइमेट शामिल है, ठीक है। प्राइमेट जब भी वर्ड आएगा समझ जाओगे ना कि वानर की बात कर रहा। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा हुलूक गिब्बन पे, हालांकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है इस पे, ठीक है। हुलूक गिब्बन पे 2 क्वेश्चन आए हैं इसमें हुलूक गिब्बन को लेकर, मैचिंग कराने को 2010 के दौर में। मैं भी आपको दिखा दूंगा इसी में आगे। हुलूक गिब्बन हुलुंगा पार गिब्बन सेंचुरी, द लैंड्स ऑफ गिब्बन लिखा है असम। अब यहाँ पे मैपिंग देख सकते हो, ये होता है, ठीक है, बंदर, ठीक। ये हमेशा पेड़ों की टहनियों पे ही रहता है, पत्तों का पूरी की पूरी वो आप समझ सकते हो, जैसे होते हैं ना टहनियाँ, एक टहनी दूसरे से टच होती रहती है तो वहाँ पे पत्तों का एक जाल बन जाता है। उस पत्तों के जाल को बोलते हैं कैनोपी, और ये वहीं पे रहते हैं, अर्थात कैनोपी के ऊपर ही सोते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक। तो गिब्बन दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं। इन्हें सभी वानरों में सबसे छोटा समझदार वानरों के रूप में जाना जाता है। ये ध्यान रखना कि जितनी भी वानर की प्रजातियां उसमें सबसे छोटे होते हैं और सबसे समझदार। आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन दक्षिण पूर्व एशिया किसको बोलते हैं, तो देखो ये जो रीजन है ना, ये मतलब हमारा प्यारा भारत, ठीक है। प्यारे भारत से जब भी हम इस ओर जाएंगे, दक्षिण की ओर, सॉरी वेस्ट की ओर, सॉरी ईस्ट की ओर जब जाएंगे, ठीक है, ईस्ट की ओर जब जाएंगे तो इस ईस्ट को ही बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। साउथ ईस्ट एशिया क्यों, क्योंकि एशिया ऊपर, उसके नीचे का दक्षिण और ये ईस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे जैसे हम दिशाएं पढ़ते हैं ना, तो ये 4 दिशाएं होती हैं। नॉर्थ यहाँ पे हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया। ये बीच में जो होती है इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट,
ठीक है, तो बस ऐसे ही आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो। इन्हें अन्य वानरों के समान, ये पढ़ लेना, 20 गिब्बन प्रजातियों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। हुलूक गिब्बन भारत की एकमात्र वानर प्रजाति है। यानी कि हुलूक गिब्बन भारत में पाया जाता है, तो जी हाँ सर, हुलूक गिब्बन पाया जाता है। भारत में गिब्बन प्रजातियां कौन कौन सी? पश्चिमी हुलूक गिब्बन भी पाया जाता है, और क्या पूर्वी भी पाया जाता है? तो जी हाँ, दिखाते हैं आपको। ये पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में ब्रह्म नदी के दक्षिण और दिबांग नदी के पूर्व के बीच स्थित हैं। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? दिबांग, याद रखना। भारत के बाहर ये पूर्वी बांग्लादेश तथा उत्तर पश्चिमी म्यांमार में भी पाए जाते हैं पश्चिमी हुलूक गिब्बन, ठीक है। IUCN में इनकी स्थिति क्या है? इंडेंजर्ड। इसको भी इंग्लिश में याद करना, संकटग्रस्त मत याद करना, ठीक है, इंग्लिश में याद करना, क्योंकि अगर लिस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो आप इसका आंसर काफ़ी आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, पूर्वी हुलूक गिब्बन क्या है? ये भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम के विशिष्ट इलाकों में और भारत के बाहर दक्षिणी चीन तथा उत्तर पूर्व म्यांमार में पाया जाता है। IUCN में असुरक्षित है। असुरक्षित का क्या मतलब होता है? वल्नरेबल, ठीक है। भारत में दोनों प्रजातियां भारतीय वन्यजीव संरक्षण 1972 की सूची वन में सूचीबद्ध है। इसका क्या मतलब है? सूची वन में सूचीबद्ध है। यूपीएससी ने इस पे भी क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब ये है कि अगर इनका शिकार करना बिल्कुल जैसे शेर का शिकार करना है उसके समान है, अर्थात शेर के शिकार करने पे जो सजाएं मिलती हैं, बाघ के शिकार करने पे जो सज़ा मिलती है, वही सज़ा इनके शिकार पे भी मिलेगी। बाकी मैं आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जितनी भी अनुसूचियाँ हैं उन सबको डिटेल में कवर कराऊंगा एनवायरनमेंट की क्लास में, ठीक। इनका शरीर कैसा, ये आप देख लो। अगर कोई रिश्ता इनके लिए लेकर जाना हो, है ना, मतलब वानर के साथ वानरी को चाहिए होगा ना, तो अगर किसी वानरी ने आपको कॉल आउट करे तो फिर आप चले जाना, ठीक है। गिब्बन विशेष रूप से वृक्षवासी होते हैं। वनवासी मतलब वृक्षवासी, ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय जंगलों पेड़ों की चोटी पर अपना जीवन बिताते हैं। हुलूक गिब्बन विशेष रूप से आवास संबंधी व्यवधानों जैसे कि कैनोपी गैप के प्रति संवेदनशील होते हैं। कैनोपी मैंने बता दिया ना कि वृक्षों 2 से 3 टहनियाँ आपस में मिलकर एक तरीके का छप्पर रख देती हैं, ये समझो सरल भाषा में, ठीक है। तो वो उसी के ऊपर निवास करते हैं। लेकिन जब सोचो पेड़ कट जाएंगे तो एक पेड़ दूसरे पेड़ से जब मिल ही नहीं पाएगा, टच ही नहीं होगा, तो कैनोपी नहीं बनेगी, तो गैप रहेगा, उसी को बोलते हैं कैनोपी गैप। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया है कि अब एक तरीके के कॉरिडोर बना रहे हैं। कौन से कॉरिडोर? कैनोपी कॉरिडोर, है ना। तो आप समझ गए गैप का मतलब क्या होता है कि पेड़ों की दूरियां बढ़ जाती हैं, तो आर्टिफिशियल ब्रिज बनाए जाएंगे, उसी को कॉरिडोर बोलते हैं। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप इसको स्किप कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे यात्रा करते समय बीजों को फैलाकर वन पारिस्थितिकी, अब वही बात है, ये बीजों को फैलाकर काम करते हैं। मैंने इससे पहले एक आर्टिकल आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो जानवर होते हैं ये बीजों को फैलाते हैं, ठीक है। तितलियों को लेकर भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि तितलियों का भी काम यही होता है, समझ गया। तो बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब बैक ईयर में देख लो क्वेश्चन कैसा आया था। एक तो ये क्वेश्चन आया था 2010 में कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें संरक्षित की जा रही हैं, ठीक। तो आप देख सकते हो एराविकुलम हुलूक गिब्बन को लेकर, ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, भीतरकनिका उड़ीसा, खारे पानी के मगरमच्छ। अब आपको 2-3 दिमाग दूँ, आप में से जिन बच्चों को लगता है ना कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करती है, ईमानदारी से बताना, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था ना कि भीतरकनिका टाइगर रिजर्व है या नहीं है, पढ़ाया था ना। ये क्वेश्चन कब आया था? 2010 में। तो यूपीएससी उसी क्वेश्चन को क्या करती है ना, डेप्थ में जाकर पूछ लेती है। उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, उसके लिए हम जिंदा हैं। 2024 के प्रीलिम्स के अगर क्वेश्चन को आउट ऑफ ना करवा दें तो फिर बताना आप, है ना। गारंटी मैं वो ऐसी वाली नहीं देने वाला कि ये कर देना वो कर दा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं आउट ऑफ कर दूंगा क्वेश्चन, 60+ कर ही दूंगा, ठीक है। इस थीम को पकड़िए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं कोई लॉजिक नहीं करूँगा और कोई आश्चर्यचकित वाली चीज़ें नहीं करने वाला, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2010 में भीतरकनिका पे पूछा, लेकिन उसी के 1-2 वर्ष बाद उसने क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि इनमें कौन सा टाइगर रिजर्व है कौन नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया आपका। फिर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन क्या पूछा कि अगर आपको मगरमच्छ देखने हैं तो कहाँ मिलेंगे? चंबल में,
क्वेश्चन पूछा था ना इसी से रिलेट करके, ठीक। फिर देखना है क्वेश्चन पूछा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड IUCN की किस लिस्ट में है। और फिर अभी 2 साल पहले 2021 और 22 के पेपर में डेजर्ट नेशनल पार्क पे क्वेश्चन पूछा कि 2 जिलों में कि 1 जिलों में, ठीक है। एराविकुलम पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, हुलूक गिब्बन पे ऑलरेडी पूछ चुका है, समझ रहे हो। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए जब बैक ईयर में कराऊंगा ना तो इन सबसे लगभग हर एक टॉपिक से, हर एक क्वेश्चन से 6-6, 7-7 क्वेश्चन नए बनाना सिखा दूंगा। क्लियर हो गई बातें। तो अब देख लेते हैं इनमें से कौन कौन सा सुमेलित है, कौन कौन सा नहीं सुमेलित है। हमें पता है कि डेजर्ट जो नेशनल, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, जो भीतरकनिका उड़ीसा है वहाँ पे हम किस चीज़ का संरक्षण करते हैं, खारे पानी के मगरमच्छ का, ठीक है। यहाँ पे एराविकुलम, अभी क्या आपने पढ़ा है कि एराविकुलम की बात हो रही है, हम कहाँ पे गिब्बन को देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में देख रहे हैं, समझ गए। तो ये हमारा यहाँ पे ये गलत हो जाएगा चौथा आंसर, ठीक। तो इतनी बातें बस यहाँ पे देखना है। जैसे आप पढ़ते हो ना मगरमच्छ की 3 प्रजातियाँ, एक तो हम पढ़ते हैं साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, यही खारे पानी का। तो साल्ट क्या होता है, लॉजिक से देखो, याद करो कि खाने में हम क्या करते हैं, नमक का कम यूज करते हैं, तो ये क्या होगा, लीस्ट कंसर्न, ठीक है। फिर हमने एक पढ़ते हैं मगर क्रोकोडाइल, ठीक है। मगर क्या है, वल्नरेबल, ठीक है। एक और हम यहाँ पे पढ़ते हैं साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मगर और घड़ियाल, ठीक है। घड़ियाल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें बस आपको यहाँ पे याद रखनी, घड़ियाल या क्रोकोडाइल भी यूज कर लेते हैं सब। तो ये IUCN के स्टेटस हैं तीनों के, ठीक। साल्ट वाटर लीस्ट और मगर वनरेबल और घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। तो बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वानर नहीं है, ठीक है। वानर, अभी आपने देखा कि गिब्बन था, ठीक है ना, और ये लंगूर नहीं है। ये हालांकि उस थोड़ा डेप्थ का हो गया क्वेश्चन, है ना, कि लंगूर क्या है। वैसे तो हम पढ़ते हैं ना कि लंगूर बंदर में आता है, समझ गए। तो बस यहाँ पे ये चीज़ें आप देख सकते हो, ये पढ़ लेना, काम की नहीं है वैसे, है ना, लेकिन फिर भी देख लेना, हो सकता है UPSC आपसे रिपीट में क्वेश्चन पूछ ले। बंदर और वानर दोनों प्राइमेट हैं। अब समझ गए प्राइमेट मैंने वहाँ क्यों बताया था कि कौन कौन प्राइमेट में आते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपनी आज की करंट अफेयर्स यानी कि 3 सितंबर की करंट अफेयर्स को पढ़ा। ये बात अलग है कि आज मैंने आपको काफ़ी सारे आर्टिकल नहीं पढ़ाए। क्यों नहीं पढ़ाए, क्योंकि वो आर्टिकल आपको खुद से पढ़ना है। पढ़ाने का मतलब नहीं पढ़ाए, मतलब आपको PDF से ही पढ़ना है ना। उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और ना ही UPSC आपसे क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है। पढ़ाने को तो मैं पढ़ा देता, वही एक फ़ायदा क्या, फ़ायदा तो तब है ना जब उस पर क्वेश्चन बन रहा हो। तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई। मिलते हैं अगले 4 सितंबर 2023 के इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।